आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। योगी आदित्यनाथ को लेकर दिल्ली और लखनऊ में जबरदस्त पॉलिटिकल थ्योरी फ्लोट की जा रही है और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। अब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर करीब 2 घंटे तक बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत को भी यूपी से जोड़ दिया गया। योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में गवर्नर से मिले, इस पर भी कयासबाजी हुई। योगी ने आज मंत्रियों की मीटिंग बुलाई, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं दिखे। इस पर भी खूब कहानियां बनाई गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और यूपी के बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात प्रधानमंत्री से आज हुई और इसके बाद भूपेंद्र चौधरी अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इन सब को एक सीरीज में जोड़कर देखा गया। सोशल मीडिया पर तो योगी आदित्यनाथ के बारे में भविष्यवाणी करने वालों की बाढ़ आई हुई है। हर दावे की, हर कहानी की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। क्या योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा? जवाब है नहीं बदला जाएगा। योगी हैं, योगी ही रहेंगे। यूपी में योगी ही लड़ेंगे, योगी ही लीड करेंगे। योगी ने अपने खास मंत्रियों को बुलाया तो क्या किया? मंत्रियों की इस मीटिंग में केशव मौर्य नहीं थे, ब्रिजेश पाठक भी नहीं थे। योगी ने अपनी टीम बना दी। उपचुनाव योगी की टीम ही लड़ेगी। केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? केशव नड्डा से मिले तो क्या बात हुई? एक एक डिटेल थोड़ी देर में बताते हैं। भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो क्या हुआ? नरेंद्र और भूपेंद्र की मीटिंग में यूपी सरकार पर नहीं, यूपी में संगठन पर बात हुई। अखिलेश यादव ने सपा में किस जाति के नेताओं को शामिल कराया? जवाब है सेंधवार। कुर्मी की उपजाति सेंधवार को सपा में लाकर अखिलेश ने पीडीए का नैरेटिव मजबूत किया। 10 सीटों के उपचुनाव से पहले यूपी वालों का एक सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में अलायंस बनाकर उपचुनाव लड़ेगी? इसका चांस कम है। अखिलेश ने कांग्रेस को सिग्नल दे दिया है कि कांग्रेस अपने दम पर लड़े। 10 की 10 सीटों पर सपा ही उपचुनाव लड़ेगी। उपचुनावों में यूपी की 10 सीटों पर किसका दम दिखेगा? योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में किसका जोर चलेगा? सब कुछ डिटेल में बताते हैं। अगले महीने यूपी में क्या होने वाला है, एक एक पॉइंट समझाते हैं। यूपी में हर कोई यह जानना चाहता है कि विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे तो योगी आदित्यनाथ कितनी सीटें जीतेंगे? 10 सीटें, 8 सीटें, 6 सीटें, 5 सीटें या योगी 5 से कम सीटें ही जीत पाएंगे? लोकसभा इलेक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ को बूस्टअप चाहिए। 10 सीटों का उपचुनाव योगी के लिए मौका भी है और इसमें खतरा भी बहुत है। योगी हर खतरा उठाएंगे। मगर क्या योगी इस बार किसी मुसलमान को भी टिकट देंगे? कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट के बिना उपचुनाव जीतना मुमकिन नहीं है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर तो कैंडिडेट भी मुस्लिम ही चाहिए। लेकिन यूपी में होने जा रहे उपचुनावों में सबका फोकस पिछड़ा वोट पर है। एमवाई वाले अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला चला रहे हैं। इधर पिछड़ी जातियों में बीजेपी का सपोर्ट बेस हिला हुआ है। योगी के लिए फिलहाल यही सबसे बड़ा संकट है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। योगी के लिए जरूरी है कि उपचुनावों में वो अधिक से अधिक सीटें जीत कर लाएं। योगी के विरोधी चाहेंगे कि बीजेपी और एनडीए को 3 सीटों पर ही रोक दिया जाए। 2024 के लोकसभा चुनावों के डेटा अखिलेश यादव के फेवर में है। उपचुनाव वाले 10 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में सपा और कांग्रेस ने लीड ली थी। सिर्फ 2 सीट पर बीजेपी को लीड मिली थी और 1 सीट पर अपना दल ने लीड ली थी। मिल्कीपुर सपा को 7,733 वोट की लीड। करहल से समाजवादी पार्टी को 57,540 वोट की लीड मिली थी। कटहरी से समाजवादी पार्टी 17,072 वोट से आगे थी। कुंदरकी से भी समाजवादी पार्टी 57,540 वोट से आगे थी। खैर से सपा को 1491 वोट की लीड थी।
मीरापुर से समाजवादी पार्टी को सिर्फ 991 वोट की लीड मिली थी। गाजियाबाद से बीजेपी को 73,905 वोट की लीड थी। फूलपुर से बीजेपी को 29,705 वोट की लीड थी। मंझवा से अपना दल सिर्फ 1762 वोट की लीड के साथ था और सीसामऊ से कांग्रेस को 26,475 वोट की लीड मिली थी। खैर और मीरापुर को छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लीड उपचुनाव जीतने के लिए काफी दिखती है। यानी योगी के लिए मुश्किलें हैं, लेकिन हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव का समीकरण अलग होता है। उपचुनाव से पहले यूपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात के बाद यह साफ हो गया कि जाट नेता की जगह ओबीसी समाज की किसी अन्य जाति का नेता यूपी बीजेपी का अध्यक्ष होगा। क्या 2027 में 2017 जैसी जीत का दावा कर रहे केशव प्रसाद मौर्य को 7 साल बाद फिर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी? बता दें कि 2017 में केशव मौर्य ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे। ये जो पूरा पंतनगर, ये रहीम नगर, अबरार नगर, ये जितने भी स्टे हुए हैं, रोका इन्होंने, ये केवल उपचुनाव के डर के मारे रोका है। अध्यापकों को जो इनका जो डिजिटल अटेंडेंस था उसको रोका है, स्थगित किया है। सोचिए, स्थगित, अरे निरस्त करिए ना। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम आपको सिर्फ ऑथेंटिक बातें बताते हैं। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन पर अभी 50-50 का पावर बैलेंस है। 2022 में यहां की आधी सीटें यानी 5 सीटें एनडीए ने जीती थी, 5 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बीजेपी के पास अपनी 3 सीटें हैं, खैरपुर, फूलपुर और गाजियाबाद। मंझवा की सीट निषाद पार्टी के पास है। मीरापुर की सीट आरएलडी के पास है। 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ। लोकसभा चुनावों में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव का जोश हाई है। उपचुनावों में वो बीजेपी को दूसरा झटका देना चाहते हैं। वहां से अखिलेश का 2027 वाला मिशन स्टार्ट होगा। अब आपको सीट बाय सीट बताते हैं कि उपचुनाव जीतना कितना टफ है, पिछला रिकॉर्ड क्या है और जातियों का झुकाव किधर है। शुरुआत उस सीट से जहां मुसलमान कैंडिडेट होना जीत की पहली शर्त होती है। कुंदरकी मुरादाबाद जिला और संभल लोकसभा क्षेत्र की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है कुंदरकी। बीजेपी ने आखिरी बार कुंदरकी सीट 1993 में जीती थी। तब चंद्रविजय सिंह ने यहां भगवा झंडा लहराया था। उसके बाद यहां 6 चुनाव हुए, न बीजेपी जीती और न ही यहां से कोई हिंदू कैंडिडेट जीता। 2024 के लोकसभा चुनावों में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में सपा के जियाउर रहमान बर्क ने 57,540 वोट की लीड ली थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनावों में जियाउर रहमान बर्क का मार्जिन 43,162 वोट का था। कुंदरकी में मुस्लिम वोट 65% और हिंदू वोट 35% है। बीजेपी के ही कुछ नेताओं को लगता है कि जब दानिश अंसारी को मंत्री बनाया जा सकता है तो कुंदरकी में मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकता। योगी ने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई तो इस पर भी बात हुई, लेकिन यह तय है कि कुंदरकी में बीजेपी को चुनाव जिताऊ मुस्लिम कैंडिडेट मिले तभी ये रिस्क उठाया जाएगा, नहीं तो मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। कुंदरकी अगर योगी के लिए मुश्किल है तो करहल उससे भी मुश्किल सीट है। बीजेपी करहल सीट कभी जीती ही नहीं। 1993 से यहां लगातार समाजवादी पार्टी ही जीत रही है, हालांकि मार्जिन घटता बढ़ता रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब सपा के सोबरन सिंह यादव करहल से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बीजेपी के रमा शाक्य को 38,405 वोटों से हराया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 66,782 वोट से हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव ने करहल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 57,540 वोट की लीड ली थी। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। करहल सीट के लिए योगी को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो 57,000 वोट की लीड पाट दे और बीजेपी को जीत वाला मार्जिन भी दिला दे। यादव बहुल करहल सीट पर ऐसा होना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। उपचुनाव की तीसरी सीट करहल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सीट है अयोध्या फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट, जो समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी के इस्तीफे से खाली हुई है।
अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी फैजाबाद की सीट हार गई। इससे पूरे देश में बीजेपी को धक्का लगा है। राम मंदिर और हिंदुत्व का पूरा नैरेटिव ही बैठ गया। बीजेपी हिंदुत्व की पताका उठाकर चले, इसके लिए जरूरी है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को जीता जाए। इसीलिए मिल्कीपुर को बीजेपी बदलापुर में तब्दील करना चाहेगी। मिल्कीपुर के विधायक अवधेश पासी फैजाबाद संसदीय सीट 54,000 वोटों से जीते थे, लेकिन उपचुनाव में तो मिल्कीपुर का डेटा ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मिल्कीपुर का ही डेटा देखते हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के बाबा गोरखनाथ ने मिल्कीपुर में सपा के अवधेश प्रसाद पासी को 28,276 वोट से हरा दिया था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अवधेश पासी ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 13,338 वोट से हराकर मिल्कीपुर सीट जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश पासी को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में केवल 7,733 वोट की लीड मिली। इस तरह करहल और कुंदरकी के मुकाबले मिल्कीपुर जीतना बीजेपी के लिए आसान है। जरूरत सिर्फ 7,733 वोट के गैप को पाटने की है। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के लिए अपने मंत्रियों की फौज लगा दी है। जातीय समीकरण को साधा जा रहा है। यादव, पासी और मुसलमान, मिल्कीपुर की ये तीन जातियां सपा के साथ मजबूती से अटैच हैं। ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया वोटर बीजेपी के साथ अटैच है। बाकी जातियों को जिस पार्टी ने अपनी तरफ खींच लिया, उसकी जीत निश्चित है। मिल्कीपुर में मायावती का भी इंटरेस्ट जगा है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी मिल्कीपुर में अपना कैंडिडेट खड़ा करने का फैसला किया है। मायावती और चंद्रशेखर दोनों के आने से अखिलेश यादव पर प्रेशर बढ़ेगा। दलित वोट बंटा तो बीजेपी के लिए मिल्कीपुर जीतना आसान होगा। संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। क्या आप जानते हैं कि योगी के मंत्री संजय निषाद इन दिनों सुपर एक्टिव मोड में क्यों हैं? संजय निषाद यूपी की सियासत पर खूब बयान दे रहे हैं। वो योगी से भी मिल रहे हैं और बीजेपी लीडरशिप को भी समझा रहे हैं। कैंडिडेट्स को लेकर आपने कुछ कहा कि किस तरह के कैंडिडेट्स हो, कैसी छवि हो, जातीय समीकरण कैसा? एक तो उदाहरण हमारा ना 15 सीटें हमने पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, 11 हारी हुई ली थी और उसमें से 11 मतलब 9 जीत के दिखाया और 2-3 हारे भी थे। बहुत कम वोटों से हमने हारा था। तो निश्चित रूप से हम लोग जब मिल के तय करते हैं प्रत्याशी तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। 10 सीटों में आपका क्या कहना है, कितनी सीट आप मांग रहे हैं? नहीं मांग नहीं, हम लोग तो परंपरा रही है कि जिस दल का जो सीट होता है वो लड़ता है, लेकिन हम लोग जो प्रत्याशी होता है मिलजुल के तय करते हैं। लेकिन बीजेपी के जो कुछ आला नेता हैं उन्होंने अभी हमसे कहा कि सारी 10 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, अलायंस को नहीं देगी। अब वो किसी का बयान हो सकता है, उसका जवाब किन परिस्थितियों में कहा। और अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरा रही है ही नहीं है और ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा अचीवमेंट हो गया हो तो कोई निर्णय अलग हो। आज के दिन में निषाद का वोट है, निषाद पार्टी के साथ है और निषाद पार्टी के साथ रहने पर बेहतर परिणाम आए हैं 2022 में। और 2024 में निषादों का वोट अभी भी साथ रहा है, क्योंकि उनका तो आरक्षण रहा है नहीं, वो कहाँ डर के जाएंगे। जो आरक्षण का लाभ लेते रहे वो जातियां डरी हैं। अब हम पीछे की बात बताते हैं। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 2 सीटों पर निषाद पार्टी का दावा है। 2022 में मिर्जापुर की मंझवा सीट से निषाद पार्टी का विधायक बना था और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर निषाद पार्टी का कैंडिडेट नंबर 2 पर रहा था। मंझवा सीट पर एनडीए की पोजीशन स्ट्रांग है। 2022 में निषाद पार्टी के डॉक्टर विनोद कुमार बीन ने मंझवा सीट 33,587 वोट के मार्जिन से जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल ने मंझवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,762 वोट की लीड ली थी। यानी जब एनडीए का वोट डोल रहा था तब भी मंझवा में उसे बढ़त थी। उपचुनावों में योगी जोर लगाएंगे तो मंझवा की सीट अवश्य जीत जाएंगे। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर फाइट थोड़ी टफ होगी। कटेहरी सीट 2022 में सपा के लालजी वर्मा ने जीती थी। मार्जिन था 7,696 वोट का। नंबर 2 पर निषाद पार्टी का कैंडिडेट था। 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा ने कटहरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 17,072 वोट की लीड ली है। इस तरह 2 साल के अंदर सपा ने कटहरी में अपनी लीड 10,000 बढ़ा ली।
उपचुनाव जीतने के लिए योगी को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सपा कैंडिडेट से 17,000 वोट ज्यादा लाए। उपचुनाव की एक एक सीट महत्वपूर्ण है, इसलिए कटहरी में योगी ने 3 सीनियर मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी। स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्र दयालु को योगी ने कटहरी में लगाया है। अलीगढ़ की खैर सीट और बिजनौर की मीरापुर सीट को योगी निश्चित तौर पर जीतना चाहेंगे। ये दोनों सीटें एनडीए के पास थी। खैर सीट 2022 में बीजेपी ने जीती थी। मार्जिन था 74,341 वोट, लेकिन लोकसभा चुनावों में सपा ने यह मार्जिन पाट दिया और 1491 वोट की लीड ले ली। इसी तरह बिजनौर की मीरापुर सीट 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान ने 27,380 वोट से जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा ने यहां 991 वोट की बढ़त बना ली। जाट और गुर्जर बहुल मीरापुर सीट पर आरएलडी का भी दावा है। ये सीट एनडीए पार्टनर को दी जाए या बीजेपी लड़े, ये पार्टी का फैसला होगा, लेकिन मीरापुर में जीत मिले ये योगी आदित्यनाथ को कंफर्म करना है। गाजियाबाद योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ी सी सेफ लगती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गाजियाबाद में बीजेपी ने 73,905 वोट की लीड मेंटेन की। 24 के चुनाव में फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास 29,705 वोटों की लीड रही। खतरा कानपुर के सीसामऊ में है। राहुल गांधी की पार्टी कानपुर की सीट हार गई, लेकिन सीसामऊ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस को 26,475 वोटों की बढ़त रही। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। केदारनाथ का एक मंदिर दिल्ली में बन रहा है। इस मंदिर का शिलान्यास उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों किया गया, लेकिन इस मंदिर के विरोध में केदारनाथ तक बवाल पहुंच गया है। केदारनाथ के साधु संत व्यापारी साथ साथ अब बद्रीनाथ पीठ के शंकराचार्य भी इसके विरोध में उतर आए हैं। आखिर बाबा केदार के मंदिर से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इसकी वजह आस्था है या फिर चढ़ावा, या चुनाव और सियासत इस पर भारी है? केदारनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर की कंट्रोवर्सी का पहलू आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जहां मंदिर की घंटियों की आवाज हिमालय में गूंजती है, वहां पुरोहित पुजारियों के विरोध का शोरगुल है। लेकिन सवाल है कि बाबा केदार के द्वार पर यह विरोध क्यों हो रहा है? ग्यारह 11,700 फीट की ऊंचाई पर इस विरोध का कारण क्या है? दरअसल उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से करीब 300 किलोमीटर दूर दिल्ली में बाबा केदार का एक मंदिर बन रहा है, लेकिन केदार के द्वार पर ही केदार के मंदिर का विरोध हो रहा है। सवाल है कि दिल्ली में भगवान शिव के मंदिर पर केदारनाथ में क्यों विवाद हो रहा है और क्या है इस विवाद का सच? ये जो बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी जो सरकार है, वो हमको बार बार जब विवश होकर यहाँ पे बिठा रही है। सवाल इस का है कि हमारे हिंदुस्तान में 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान का 11वां ज्योतिर्लिंग है हिमालय। हिमालय में केदारनाथ जी का स्थान है और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जो है दिल्ली में जाकर के एक केदारनाथ मंदिर की जो है शिला रखवा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली में जाकर के इतनी बड़ी यात्रा को संभाल तो नहीं पाए आप? ऐसा काम मोदी जी करने नहीं देंगे। लेकिन मोदी करने तो हम कहते हैं, मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम चाहते हैं, हम जो है पूरी केदार घाटी नहीं, पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है कि केदारनाथ का जो स्थान है, इसकी महिमा, इसका वर्णन, इसका अलग ही स्थान है। एक ही जो है एक ही अनुरोध है सरकार से, वो अपने इस फैसले को वापस ले ले और तुरंत जो केदार के मंदिर की उन्होंने जो शिला रखी है उसको वहीं पे रहने दे करके इसके मंदिर केदारनाथ के नाम पे किसी प्रकार की पब्लिक के साथ, जनता के साथ धोखा करने करें। और बाकी जो है सरकार ने जो है ना, हमारा पूरे देश में जो इस प्रकार का आंदोलन होगा, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जय बाबा केदार। दिल्ली के बुराड़ी में इसी जगह 3 एकड़ जमीन में बाबा केदारनाथ का एक मंदिर बनाया जा रहा है।
मंदिर निर्माण समिति ने 10 जुलाई को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी शिलान्यास में बुलाया था। गर्भगृह के लिए शिला भी केदारनाथ से लाई गई थी। लेकिन इस मंदिर के बनने से पहले ही उत्तराखंड तक कोहराम मच गया है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आंदोलन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी नाराज हैं। वीडियो जारी कर रहे हैं, पुराणों का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा केदार का पता नहीं बदला जा सकता, उनका मंदिर कहीं और नहीं बनाया जा सकता। पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजहें हैं? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजहें हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बाबा केदार के धाम जैसा मंदिर कहीं और बनवाना धर्म का अपमान है? क्या ऐसा पहली बार है जब किसी धाम के स्वरूप जैसा मंदिर बनाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब से पहले दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे मंदिर को समझिए। बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ये मंदिर बनवा रहा है। मंदिर का निर्माण 3 एकड़ में किया जा रहा है। अब तक मंदिर के निर्माण के लिए करीब 15 करोड़ का चंदा जुटाया गया है। इस मंदिर को केदारनाथ धाम की तरह बनाया जाना है। करीब 2.5 से 3 साल में इसका निर्माण हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में बन रहा है दूसरा केदारनाथ मंदिर। इस मंदिर को बनाने के लिए केदारनाथ धाम से ही शिला लाई गई और मंदिर का शिलान्यास 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मंदिर कितना भव्य बनाया जा रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर को बनाने के लिए श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट को 3 एकड़ की जमीन जो है वो दान में दी गई है। मंदिर के लिए 15 करोड़ का चंदा जुटाया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर 2.5 साल में बन के श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो जाएगा। दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के विरोध में कई तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसे शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ और धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ बताया जा रहा है। ये भी तर्क दिया जा रहा है कि इससे केदारनाथ धाम का महत्व कम होगा। हूबहू केदार घाटी में बने केदार मंदिर की तरह ही इस मंदिर को बनाया जा रहा है, लेकिन अब विवाद शुरू हो चुका है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी से लेके सभी साधु संत जो हैं इस मंदिर के बनने का विरोध कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है, साधु संतों का कहना है कि मंदिर की फ्रेंचाइजी नहीं दी जा सकती है। साथ ही जो व्यापारी संगठन है उनका कहना है कि उत्तराखंड की 70% जो जनसंख्या है वो 4 धाम यात्रा पे आश्रित है। उनका गुजारा जो है वो 4 धाम यात्रा से ही चलता है। अगर मंदिर को बांट दिया जाएगा, मंदिर की फ्रेंचाइजी बनाई जाएगी तो इसका सीधा सीधा असर उत्तराखंड की जनता की जेब पे पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि दिल्ली में धाम बन रहा है या मंदिर? धाम और मंदिर में फर्क क्या है? मंदिर वो धार्मिक स्थल है जहां देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। धाम उसे माना गया है जहां भगवान का निवास होता है। मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि दिल्ली में मंदिर बन रहा है, धाम नहीं, जबकि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ भगवान शिव का धाम है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि बद्री वन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहे। भगवान शिव ने केदारनाथ में वास का वरदान उन्हें दे दिया। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी धाम के स्वरूप में मंदिर का निर्माण किया जा रहा हो।
2015 में उत्तराखंड के तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। मुंबई के वसई में 11 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण किया गया था। इंदौर में बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर निर्माण किया जा रहा है। सैफई में अखिलेश यादव भी केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। 20 जनवरी 2024 को अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर 7 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कैप्शन था, कंस्ट्रक्शन ऑफ केदारेश्वर महादेव मंदिर। दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट के फाउंडर सुरेंद्र रौतेला मंदिर के विरोध को लेकर यही हवाला दे रहे हैं। ऑलरेडी इंदौर में बिरला जी द्वारा केदारनाथ का बहुत बड़ा धाम बनाया जा रहा है। सैफई के अंदर अखिलेश यादव सेम मंदिर बना रहे हैं, वहां कोई विवाद नहीं है। लेकिन सिर्फ विवाद यहाँ इसलिए है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन करने के लिए। आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर वैष्णो देवी के कितने सारे मंदिर बने हुए हैं, खाटू श्याम के कितने मंदिर बने हुए हैं। ऑलरेडी बद्रीनाथ मंदिर जो कि बॉम्बे में बना हुआ है, जिसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया था, तो तब इन्होंने विरोध नहीं करा, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने विरोध नहीं करा उसका। दिल्ली में केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर निर्माण को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी कांग्रेस के टारगेट पर हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पुष्कर धामी सरकार ने इस मंदिर के लिए कोई मदद की? सीएम पुष्कर सिंह धामी मंदिर के शिलान्यास में आए जरूर, लेकिन उत्तराखंड सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मंदिर का निर्माण श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी करा रहा है और निर्माण में उत्तराखंड सरकार का कोई योगदान नहीं है। मुख्यमंत्री धामी केवल निमंत्रण पर मंदिर का शिलान्यास करने आए थे। दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है, उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे। लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। विवाद के बीच पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से मंदिर बनते रहे हैं। देखिए, केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। दरअसल ये विवाद तब उठा है जब केदारनाथ में उपचुनाव होना है। नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि दिल्ली के मंदिर का केदार धाम का विकल्प बनाया जा रहा है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि केदारनाथ में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल उत्तराखंड की 70% आबादी चार धाम यात्रा पर आश्रित है। अगर लोग केदारनाथ के बजाय दिल्ली के मंदिर में जाएंगे तो इसका असर उत्तराखंड की जेब पर पड़ेगा। इस समय हम उस जगह मौजूद हैं जहां पे अब से 2.5 साल बाद बाबा केदार विराजेंगे। राजधानी दिल्ली की वो जगह जहां पे केदारनाथ से शिला लाई गई और विधि विधान से शिलान्यास किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहे, उत्तराखंड के कुछ संत महात्मा रहे, श्री केदार धाम दिल्ली समिति के लोग मौजूद रहे और उत्तराखंड के प्रवासी लोग जो अभी इस समय दिल्ली में रहते हैं वो भी इस शिलान्यास का हिस्सा बने। उत्तराखंड में हाल ही में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी हार चुकी है। मंगलौर सीट से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी कैंडिडेट को हराया, जबकि बद्रीनाथ धाम में भी कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी को हरा दिया। इन दोनों सीटों के बाद कांग्रेस की नजर अब केदारनाथ सीट पर है। 2 सीटों पर हार के बाद पुष्कर सिंह धामी की टेंशन बढ़ी हुई है। ऊपर से अब नया विवाद बढ़ रहा है। 9 जुलाई को बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट खाली है। 6 महीने के भीतर यहाँ उपचुनाव होगा। बिना बात पे एक विवाद खड़ा करा जा रहा है। चुनावी स्टैंड है, वहाँ पे केदारनाथ की जो विधायिका हैं उनकी डेथ हो चुकी है, वहाँ चुनाव होने वाले